हाँ, हेलो बच्चों। कुछ दिन हो गया हमको यूट्यूब पर कोई वीडियो डाले हुए। कुछ बच्चों का यह रिक्वेस्ट था कि सर आप वीडियो बनाइए, उन लोगों को फ़ायदा हो रहा था और इस वीडियो से आप लोग को भी फ़ायदा होगा। जितने भी 10th क्लास के स्टूडेंट हैं वे इसे देखेंगे। हम शुरू से वीडियो बनाना शुरू किए हैं 10th क्लास के मैथ्स का, जिसमें कि पहला हमने लिया है वास्तविक संख्या। तो सबसे पहले हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में जान लेते हैं कि वास्तविक संख्या होता क्या है। वास्तविक संख्या ऐसे आप लोग 9th क्लास में भी पढ़े हैं, ऐसे 8th क्लास में भी है। तो हम इसको थोड़ा सा इसका जो मूल चीज़ें हैं उसको हम बता देते हैं कि वास्तविक संख्या होता क्या है। ठीक है, वास्तविक संख्या समझने से पहले हम लोग को ये समझना पड़ता है कि संख्याएं जो होती है वह कितने प्रकार की होती है, तो उसको हम बता देते हैं। जैसे कि पहले तो आप लोग को ये जानना पड़ेगा कि जैसे पहला होता है प्रकृत संख्या। तो प्रकृत संख्या बहुत पहले से ही आप लोग छोटे क्लासेज से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रकृत संख्या क्या होता है। हम पूरा डिफिनीशन नहीं लिखवाएंगे, ऐसे हम बता देते हैं। ऐसे भी आप लोग पहले भी इस चीज़ को पढ़ चुके होंगे। प्रकृत संख्या होती क्या है? गिनती की सभी संख्याएं, जो भी गिनती की संख्याएं हम लोग जो शुरू करते हैं, जैसे 1 से शुरू करते हैं और वह अनंत तक चले जाते हैं, वह सारी संख्याएं जो होती है वह प्रकृत संख्याएं कहलाती है। जैसे हम यहाँ पर 1 ले लेते हैं, 1 हो गया, 2, 3, 4, 5 ना, यही ना होती है गिनती की संख्याएं। तो गिनती की संख्याएं जितनी भी होती है ये सभी प्रकृत संख्याओं में आती है। और दूसरी बात ये याद रखना है कि अगर हम इसका संग्रह कर लें तो उसको हम बोलते हैं कि वह प्रकृत संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, और उसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे? n से, कैपिटल में n से इसे डिनोट किया जाता है। ठीक है, अच्छा, दूसरा होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसको अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं? होल नंबर। ठीक है, इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं, इसको होल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर है, इंग्लिश भी बता दे रहे हैं। ये जो होता है ये होल नंबर है। तो होल नंबर जो होता है तो वह केवल याद रखना है कि जो प्रकृत संख्याएं होती है, इन प्रकृत संख्याओं में अगर हम 0 को सम्मिलित कर लेते हैं, केवल 0 को सम्मिलित कर लिए तो ये हो जाता है आपका पूर्ण संख्या। 1, 2, 3, 4, 5 ना, ये भी हम कहाँ तक चले जाएंगे? अनंत तक चले जाएंगे। और इसके संग्रह को हम कह सकते हैं कि यह पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है। और इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? W से। तीसरा हम ले लेते हैं पूर्णांक, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्या? अंग्रेजी में इसे इंटीजर्स बोला जाता है। इंटीजर्स, इसे इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर्स जो होता है वह बस इतना याद रखना है कि प्रकृत संख्या जो होता है वह प्रकृत संख्या में यदि हम 0 और जो निगेटिव संख्याएं होती है, ऋणात्मक संख्याएं होती है, उनको अगर हम इंक्लूड कर दें, इसमें सम्मिलित कर दें, तो वह जो संख्याएं प्राप्त होती है वह पूर्णांक कहलाती है। अर्थात पूर्णांक जो होता है, पूर्णांक जो होगा वह निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या जिसे बोलते हैं रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर होता क्या है? रेशनल नंबर, इसका डिफिनीशन भी हम बता दे रहे हैं। वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल 0 हो, उसे हम बोलते हैं कि वह परिमेय संख्या है। इसको संक्षिप्त रूप में हम ऐसे बोल सकते हैं कि यह p/q के रूप में होगा। ठीक है, और q जो होगा वह नॉट इक्वल 0 होगा। ऐसी संख्याएं जो होती है वह क्या कहलाती है? यह परिमेय संख्याएं कहलाती है। अच्छा, 5वां हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्याएं जो होती है वह अपरिमेय संख्याएं क्या क्या हो सकती है? तो अपरिमेय संख्याएं वह होती है जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहां p और q पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल 0 हो। ठीक है, तो उसको हम लोग अपरिमेय संख्या है, जिसे इरेशनल नंबर के नाम से जाना जाता है। इरेशनल नंबर है। ठीक है, इरेशनल नंबर होता है। अब यहाँ से हमें देखना है कि यह
अपरिमेय संख्या। अब एक और चीज़ हम बता रहे हैं, इसे हम लोग Q से डिनोट करते हैं, इसे हम लोग Z से डिनोट करते हैं। और यह चीज़ हम लोग को देखना है कि प्रकृत संख्या, यह ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्या, देखिए प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, ये सबको हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। क्योंकि अगर 1/1 लिखें तो इसमें कोई अंतर नहीं होता है, 2/1 लिखेंगे, 3/1 लिखें, 4/1 लिखें, इसमें कोई अंतर नहीं होगा और वह P/Q के रूप में बन भी जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, ये जो है इसे हम परिमेय संख्या मान लेते हैं, हम इसके रूप में लिख सकते हैं। और एक तो परिमेय संख्या ऑलरेडी पहले से है, इसका अर्थ यह हुआ कि ये 4 जो हैं इन्हें हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, ये रेशनल नंबर हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो होता है ये अपरिमेय संख्या होता है। तो अपरिमेय संख्या जो होगा यह किस रूप में होता है, तो अपरिमेय संख्या उसे P/Q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। तो वह कौन सी संख्याएं होगी जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। इसमें जो होता है परिमेय संख्या में दशमलव वाला भी आ जाएगा, दशमलव में जो भी होता है, दशमलव में शांत और अशांत दोनों होते हैं, तो शांत और अशांत दोनों जो होते हैं वह परिमेय संख्या में आ जाएंगे। लेकिन अपरिमेय संख्या में जो होता है, जो रूट के अंदर, जो जैसे हम 2 ले लेते हैं, √3 ले लेते हैं ना, ऐसे √5 है, या ऐसे भी होता है जैसे 1.01000100001 ऐसी संख्याएं ले लेते हैं। तो इसको भी हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसको भी P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो इसे हम बोलेंगे कि ये अपरिमेय संख्या है। तो संख्याओं के बारे में हम संक्षिप्त रूप से आप लोग को बताए हैं, जिसे किताब वगैरह में भी आप लोग उसे देख सकते हैं। अगर विस्तार से अगर किसी चीज़ को समझना है तो देख सकते हैं। और यह संक्षिप्त रूप में बस इतना ही चीज़ें अगर आप जानते हैं तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को समझ गए। और अगर टोटल को हम अगर मिला देते हैं, टोटल को अगर इकट्ठा करते हैं तो वह वास्तविक संख्याएं कहलाती है। यानी कि वास्तविक संख्या, आपका प्रकृत संख्या भी वास्तविक संख्या हो सकता है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये सबको हम लोग किसमें रखते हैं, वास्तविक संख्या में रखते हैं। अब हम इसके बाद से जो 10th क्लास का जो सिलेबस है उसमें जो 1.1 प्रश्नावली दिया हुआ है, उसमें आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़ना है। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में अब हम कुछ आप लोग को बता रहे हैं। अब ये तो केवल संख्याएं थी, अब हम लोग देखते हैं इसके बाद यूक्लिड। हाँ, तो अभी तो आप लोग देख लिए कि परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या क्या होता है। तो वास्तविक संख्या में ऐसे भी हम कहते हैं कि वास्तविक संख्या यानी कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या को ही वास्तविक संख्या बोला जाता है। अब हम ये बता रहे हैं कि एक हम लोग पढ़ेंगे, जैसे प्रश्नावली 1.1 है तो इसमें 1.1 में हम लोग पढ़ेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका एक प्रमेय है, और उससे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़ने से पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा 2 चीज़ें कि एक तो प्रमेयिका किसे बोला जाता है, प्रमेयिका, और दूसरा हम देखेंगे एल्गोरिथ्म। 2 चीज़ें हम देखेंगे। पहले प्रमेयिका के बारे में हम बता देते हैं कि प्रमेयिका होता क्या है। देखिए, प्रमेयिका दरअसल एक सिद्ध किया हुआ कथन है जिसका प्रयोग फिर अन्य किसी कथन को सिद्ध करने के लिए किया जाता है। ऐसे अगर लिखना चाहते हैं तो हम लिख देते हैं, यह एक कथन है सिद्ध किया हुआ, यह एक सिद्ध किया हुआ कथन है जिसका प्रयोग अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए किया जाता है। देखिए, अब इसको हम समझाते हैं
कि ये प्रमेय क्या, यह एक सिद्ध किया हुआ ही कथन होता है और इसका प्रयोग फिर एक अन्य कथन को सिद्ध करने में हम करते हैं। जैसे हम लोग पहले से ही जानते हैं, एक चीज़ हम बता देते हैं कि जैसे हम लोग पहले से जानते हैं कि जैसे 14 है और इसमें हमें 5 से अगर डिवाइड करना हो तो 5 2 जा 10 होता है, ये 4 हो गया। ये जो है हम पहले से जानते हैं कि ये 14 जो होगा वह 5 गुणे 2 + 4 के बराबर होगा। ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो हम जो चीज़ें हम जानते थे उसी का प्रयोग हम इसको सिद्ध करने में अगर कर रहे हैं तो यह हमारा एक प्रमेयिका हो जाएगा, जिसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के नाम से जाना जाता है। दूसरा होता है एल्गोरिथम। देखिए एल्गोरिथम क्या होता है, ये दोनों में बड़ा कंफ्यूज होते हैं बच्चे, कहीं प्रमेयिका होता है कहीं एल्गोरिथम होता है और ये समझ नहीं पाते हैं कि हम वहाँ एल्गोरिथम लिखें या प्रमेयिका लिखें। तो देखिए हम बता रहे हैं एल्गोरिथम जो होता है ये जैसे ये एल्गोरिथम और प्रमेयिका ये दोनों में फ़र्क हम बता रहे हैं। जैसे ये सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है जिसे एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की प्रक्रिया या विधि प्रदान करता है, और ये जो होता है वह सिद्ध किया हुआ होता है, जो कथन सिद्ध कर दिया गया है और इसी की सहायता से फिर कोई अन्य कथन को सिद्ध किया जाता है। अब हम इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, जैसे कि HCF निकालने के लिए हम लोग एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। जैसे ही चरण 1 चरण 2 चरण 3 चरण 4 जो भी लिखना है ये पूरा जो लिखते हैं वह एल्गोरिथम में आ जाएगा और प्रत्येक उसमें का जो होगा वह किस में चला जाएगा, प्रमेयिका में चला जाएगा। यही चीज़ें बच्चे जो होते हैं वह समझ नहीं पाते हैं कि कहाँ एल्गोरिथम का प्रयोग होगा और कहाँ प्रमेयिका का प्रयोग होगा। और एक चीज़ हम बता देते हैं कि जैसे ये बहुत पहले से इस चीज़ को पहले से ही लोग जानते थे कि यह कैसे होता है। जैसे कि अभी ये बताए ये बहुत पहले से जानकारी था, लेकिन इसको सर्वप्रथम इसको एक यूक्लिड एलिमेंट से 7 एक बुक थी जिसमें सर्वप्रथम उसमें लिखा गया था प्रमेयिका और एल्गोरिथम के बारे में। ठीक है, अब हम चलते हैं, अब इसमें कैसे क्वेश्चन किया जाएगा ये सारी चीज़ों को अब हम लोग समझेंगे। हाँ, तो अब आप लोग देखेंगे 135 और 225 का हम HCF कैसे ज्ञात करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। इसमें हम अगर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग अगर कर रहे हैं तो आप क्या करोगे, सबसे आसान तरीका यही होगा कि जैसे ये 225 लिख दिए, यहाँ पर तो दोनों में देखना पड़ेगा पहले कि कौन बड़ा है। तो इसको अगर हम A मान लेते हैं 135 और B बराबर अगर 225 मान लेते हैं तो ये B बड़ा है किससे, A से। इसलिए हम क्या करते हैं कि इसको हम भाग देंगे किस में, 225 में हम 135 से डिवाइड करते हैं तो ये एक मर्तबा होता है, ये 135 हो गया। फिर इसको माइनस करोगे, 12 से अगर 3 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 9। ठीक है, यहाँ पर हम ऐसे भी बना सकते हैं, इसको डायरेक्ट ले लेते हैं, 5 हो गया 4 और यहाँ 90। लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ अगर हम डायरेक्ट बनाए हैं तो यहाँ पर इसको लिखना पड़ेगा, इसे लिखना पड़ेगा कि यहाँ यूक्लिड विभाजन। अब देखिए यहाँ हम एल्गोरिथम लिखेंगे, एल्गोरिथम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम पहला चरण A बराबर BQ प्लस R से हम यहाँ पर शुरू करते हैं स्टेप 1 अगर करेंगे तो यहाँ स्टेप 1 में पहले क्या कर रहे हैं, हम यहाँ 225 ले रहे हैं। 225 को अगर किए थे तो हमारे पास भागफल 1 आया था और भाजक 135 आया था, तो यहाँ हो जाएगा कितना, 135 गुणे 1 प्लस 90। यहाँ 90 जो है वह 0 के बराबर नहीं है। यहाँ पर जो शेषफल है, शेषफल कितना है, 19,
तो ये 19 जो है वह नॉट इक्वल 0 है। शेषफल अगर 0 के बराबर नहीं आता है, इसलिए स्टेप हम क्या लेंगे, दूसरा स्टेप लेंगे। तो दूसरा स्टेप में क्या ले रहे हैं, देखिए 135 है, तो 135 बराबर कितना आ जा रहा है, 90 गुणे 1 प्लस 45। ठीक है, यहाँ शेषफल फिर ये 0 के बराबर नहीं है, हाँ, यानी कि शेषफल जो है वह नॉट इक्वल है 0। यहाँ आर नॉट इक्वल भी 0 लिख सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। फिर 0 नहीं आया, 0 के बराबर नहीं आया, इसलिए स्टेप हम 3 लिखेंगे। और स्टेप 3 में क्या मिल जाएगा हमें, स्टेप 3 में हमें मिल गया 19 बराबर क्या हो गया, 45 गुणे 2 प्लस 0। यहाँ देखिए, यहाँ शेषफल कितना प्राप्त हो गया, शेषफल 0 के बराबर प्राप्त हो गया। अर्थात हम लिखेंगे यहाँ, अर्थात यहाँ किसका, 135 और 225 का HCF हमें क्या मिल गया, 45। तो देखिए HCF तो अगर निकालते, अगर केवल HCF निकालते तो केवल इतना ही से हमारा काम चल जाता। लेकिन अगर यहाँ कह दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें, तो इसको हमें लिखना पड़ेगा। बिना ये लिखे आपको एग्जाम में नंबर नहीं मिल सकता है, इसलिए इसे लिखिए। दूसरा ये भी उपाय है कि इसको अलग अलग करके बनाइए। जब अलग अलग चरण को अगर अलग अलग कीजिएगा तो उसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ना लिख करके आपको लिखना पड़ेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन को हम प्रमेयिका को लिख करके इसको बना रहे हैं। हाँ, अब देखिए इसको बनाने के लिए, जैसे सेकंड नंबर क्वेश्चन है 196 और 38,220 है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि जैसे 38,220, पहले तो इसमें देख लो कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो हम देख लेते हैं, a बराबर अगर मान लेते हैं हम, माना कि a बराबर 196 और b बराबर हम 38,220। ठीक है, ऐसे भी देख रहे हैं कि ये b से बड़ा है। इसलिए हम क्या करते हैं कि हम इसमें b में a से भाग देते हैं, 38,220 में 196 से भाग देते हैं। ठीक है, 196 से अगर भाग देंगे तो नहीं तो आप इसको भाग देते जाइए ना, ये भी एक तरीका है। जैसे एक मर्तबे क्या हो जाएगा, 196 हो जाएगा। अगर इसे घटाते हैं 12, 17 में से 9 घटेगा 8 होगा, 2 में से 1 गया 1 और ये 2। अब ये 9 मरतबे कटेगा, 9 छक 54, 9 9 81, 5 86, 9 एकम 9, 8 9 8 17। यहाँ हो जाएगा 8 9, ये कैंसिल हो गया। फिर यहाँ 0 रखें। अगर इसे 5 बार कटाते हैं, 5 छक 30, 5 9 45, 3 48, 5 एकम 5 4 9, यहाँ पर क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। ठीक है, ऐसे इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए शेषफल आ गया 0, तो हम लिख सकते हैं यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लिखेंगे, इसमें एक ही चरण आ रहा है ना, तो 38,220 बराबर 196 गुणे 195 प्लस 0। यहाँ शेषफल r बराबर 0, इसलिए जो हमने ये माना था ना a को, वही इसका HCF हो जाएगा। अर्थात 196 और 38,220 का HCF कितना हो गया, 196। यही आंसर आया। अब इसी में का तीसरा देख लीजिए। तीसरा, अब इसको अगर हम थोड़ा सा अलग ढंग से इसे बना देते हैं, जैसे कि कहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का आप प्रयोग करेंगे ये भी हम बता देते हैं। जैसे a बराबर अगर मान लीजिए कि 867 है और b बराबर 255 है। ठीक है, b बराबर,
अब यहाँ से देखिए ए बड़ा है किससे, बी से। अगर ए बी से बड़ा है तो हम क्या करते हैं, एक एक को लेकर के बनाते हैं। सबसे पहला चरण लिखते हैं। तो पहला चरण में पहले हम क्या करते हैं कि जो बड़ा होता है उसमें छोटा से डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये कितना मर्तबा, 2 3 2 मर्तबा ही इसको हम ले जा रहे हैं। तो 2 मर्तबा ये हो जाएगा कितना ना, 3 मर्तबा हो जाएगा। 3 से देखिए, 3 5 15, 3 5 15, 1 16, 3 दूना 6 व 1 7, 3 मर्तबा। इसको अगर घटाते हैं तो 102 आएगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखिए जब अलग अलग चरण को हम लेकर के चलेंगे ना, यूक्लिड विभाजन, यहाँ प्रमेयिका लिखते हैं, प्रमेयिका। अगर प्रमेयिका से लिखेंगे तो एक चरण ये हो गया, ये 255 गुणे 3 प्लस 102, यहाँ r नॉट इक्वल है 0, इसलिए अब दूसरा चरण लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका पहला चरण। स्टेप 1 लिख देते हैं, स्टेप 1 हो गया। फिर स्टेप 2 में चलते हैं। तो स्टेप 2 में यहाँ लिख देते हैं, हाई स्टेप 1 है। अब फिर देखिए, अब जब 0 नहीं आया तो फिर हमें आगे करना पड़ेगा इसको। तो इसको क्या करेंगे, ये अब 255 लिए, फिर यहाँ 102 डिवाइड कीजिए, 2 मर्तबा ही होगा, 3 तो नहीं होगा। 4 1 2 0 2, 1 हो गया, 5 हुआ। अब फिर यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका। तो प्रमेयिका से अगर लिखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 255 इक्वल क्या हो गया, 102 गुणे 2 प्लस 51। यहाँ भी क्या है, यहाँ r नॉट इक्वल 0 आ रहा है। जब तक r 0 नहीं आ जाए तब तक हमें आगे बढ़ते रहना है। देखिए, अब तीसरा स्टेप है तो दूसरा स्टेप हो गया, स्टेप नंबर हमारे पास सेकंड यहाँ मिल गया। अब फिर हम क्या करेंगे, 1 2 और यहाँ 51 लेते हैं। 2 मर्तबे में ये पूरा कैंसिल हो जाता है। तो हम लिखते हैं क्या, यहाँ 100, ये स्टेप नंबर 3 है, स्टेप नंबर 3। तो 3 स्टेप में हम देख रहे हैं कि 102 बराबर 51 गुणे 2 प्लस में 0। यहाँ पर देखिए आपका शेषफल क्या आ गया, शेषफल 0 के बराबर आ गया। अर्थात हम लिखेंगे, अर्थात 255 और 867 का HCF कितना आया, 51। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। ये तीनों क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें से एक ज़रूर कभी ना कभी ज़्यादा से ज़्यादा चांसेज होता है कि तीनों में से हमेशा एक पूछता ही रहता है बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो इसको आप लोग देख लेंगे। और ये दोनों तरीका हम बताए हैं। अगर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिखते हैं तो ये 3 स्टेप में है, तो तीनों स्टेप में आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ छूट गया था, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, प्रमेयिका से यहाँ पर तो स्टेप देखिए, ध्यान देने वाली बात यही है कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 ये अलग अलग हम बनाए हैं। तो जब अलग अलग बनाए हैं तो एक को सिद्ध किया हुआ था और उसी को लेकर के दूसरा कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हो जाएगा। और इसी का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखिएगा लो, इसमें हम लिखे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम जब लिखे हैं तो एल्गोरिथम में पूरा फर्स्ट चरण, सेकंड चरण, वह सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला होती है। तो उसमें श्रृंखला हम बना दिए हैं, इसमें अलग अलग करके बनाए हैं। दोनों तरीका हम बता दिए हैं। आप दोनों तरीका में से किसी भी तरह से बनाएंगे, आपको एग्जामिनर उतना ही नंबर देगा।
हाँ, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम बना रहे हैं। इस क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बताना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है वह 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे दर्शाएं, इसके लिए हम क्या करते हैं कि पहले मान लेते हैं सॉल्यूशन में, माना कि a कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है तथा यहाँ b बराबर हम लिख देते हैं 6। इसलिए हमने क्या बताया था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग जानते हैं कि a बराबर BQ + R होता है, और a बराबर जब BQ + R होता है तो b के जगह पर तो हमें 6 रखना है, तो 6q + R हो जाएगा। जहां हमने बताया था कि r जो होता है वह b से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। तो ये r जो होगा यह 0 से तो बड़ा होगा या बराबर होगा, लेकिन 6 से छोटा होगा। अर्थात हम r क्या क्या लिख सकते हैं, अर्थात r बराबर क्या क्या हो सकता है, तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5 यहाँ तक हो सकता है। अब हम r बराबर 0 रखते हैं तो a बराबर क्या हो जा रहा है, 6q + 0 बराबर 6q हो जा रहा है। r बराबर अगर हम 1 रखें तो a बराबर 6q + 1 हो जाएगा। r बराबर 2 रखें तो a बराबर 6q + 2 हो जाएगा। r बराबर 3 रखें तो a बराबर 6q + 3 हो जाएगा। इसी प्रकार r बराबर हम 4 छोड़ देते हैं, 5 रख देते हैं तो a बराबर 6q + 5 हो जाएगा। जहां हमने a को क्या माना है, विषम पूर्णांक लेना है, तो इसमें का विषम जो है वह हम ले लेते हैं। जैसे कि विषम ये हो जाएगा, इसमें तो 2 से भाग लग जाएगा तो ये सम हो जाएगा, विषम ये हो जाएगा और विषम ये हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो ये हमारा साबित हो गया। ये इस तरह से आप लोग भी इसे क्वेश्चन को दर्शा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है, तो दोनों समूहों को एक समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, स्तंभों की अधिकतम संख्या हमें बताना है। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या के लिए स्तंभों की अधिकतम संख्या के लिए हमें 616 और 32 का HCF प्राप्त करना होगा। अब इसमें हम HCF प्राप्त करते हैं, जैसे 660 है, 32 है। अगर हम HCF निकालते हैं तो इसको डिवाइड ही कर देते हैं। 32 1 जा 32 होगा, 9 2 6 है। उसके बाद ये हो जाएगा 9 मरतबे, 9 2 जा 8, 9 3 जा 27, 18 से माइनस करते हैं तो 8 होगा और ये 32 हो गया। ये आपका आंसर होगा। अर्थात
स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 8 होगी। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। अगर हम मान लेते हैं, माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो इसे 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। अब एक चीज़ हम देखते हैं इसमें, अगर इसको वर्ग किया जाए, ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि 3m या 3m+1 के रूप में इसे लाएं, तो हमें वर्ग करना ही होगा। तो 3q को वर्ग करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? देखिए, 3q का स्क्वायर, 3 3 का 9q स्क्वायर। इसमें से अगर हम 3 को निकाल दें तो अंदर क्या बच जाएगा? इतना। जहां हम मान लेते हैं कि m बराबर कितना है? 3q स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ पर m पुट करते हैं तो फिर 3m के रूप में हो जाएगा। फिर अब 3q+1 को यह वर्ग अगर करते हैं, वर्ग करने पर अब क्या प्राप्त हो रहा है? देखिए, 3q+1 का स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर अगर इसे तोड़ा जाए तो 9q स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab होता है तो 6q हो जाएगा, प्लस में 1 होगा। अब इसको किस तरह से लिखना पड़ेगा हमें? अब हम इस रूप में लाना चाहते हैं इसको, 3m+1। तो इसमें से अगर 3 को हम निकाल लें, कॉमन ले लें यहाँ से, तो यहाँ बच जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6q+1। जहाँ अगर यहाँ पर हम m रख दें तो ये 3m+1 के रूप में आ जाएगा, जहाँ m बराबर क्या हो जाएगा? m बराबर 3q का स्क्वायर प्लस 2q। ठीक है, तो यहाँ m रखेंगे तो 3m+1 के रूप में होगा, यहाँ m रखेंगे तो ये 3m के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, अब हम इसी को, जिस तरह से इसके पहले वाला क्वेश्चन हमने बताया था 4 नंबर क्वेश्चन, सेम वही कंडीशन इसमें भी लागू होगा, बशर्ते कि उसमें जो था वह वर्ग करना होगा और इसमें जो होगा वह घन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा भी है कि धनात्मक पूर्णांक का घन है ये। ठीक है, तो घन करना पड़ेगा। तो अगर हम इसको घन करते हैं 3q का घन करने पर, तो घन करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? 3q का होल क्यूब। अगर 3q का होल क्यूब करेंगे 27q का क्यूब हो जाएगा। अब इसमें से हम 3 को अगर कॉमन निकाल लें तो 9q के पावर क्यूब हो जाएगा, जहाँ यहाँ 9 को कॉमन अगर निकालें तो 9 को अगर कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 3q के पावर क्यूब, जहाँ m बराबर हम क्या मान लेते हैं? m बराबर 3q के पावर क्यूब। अब जरा आप सोचो कि यहाँ अगर m रख दिया जाए तो ये 9m के रूप में हो जाएगा, जो कि पहला हमारा मिल जाएगा। फिर दूसरा क्या करते हैं कि यहाँ दूसरा हम ये लेते हैं, इसको 3q+1 का घन करने पर, तो घन करने पर क्या प्राप्त होगा? हम घन करते हैं इसका, ठीक है, हम a प्लस बी के होल क्यूब पे इसे तोड़ने जा रहे हैं, तो 3q का होल क्यूब प्लस हम लिख सकते हैं 3q का स्क्वायर इंटू 1, क्योंकि 3a स्क्वायर b हो गया, प्लस 3ab स्क्वायर भी हो जाएगा। तो 3ab स्क्वायर क्या होगा? 3a हो गया ये और b स्क्वायर, अब प्लस क्या होगा? b क्यूब, 1 के क्यूब। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 27q क्यूब 9 3 27 हो जाएगा,
क्यू स्क्वायर, 3 3 9 क्यू स्क्वायर प्लस 1। अब क्या किया जाए कि यहाँ से ध्यान से देखने पर हमें पता चलता है कि 9 इसमें भी कॉमन है, 9 इसमें भी कॉमन है, 9 इसमें भी कॉमन है। 9 को अगर हम कॉमन निकाल लें तो ये 3 क्यूब स्क्वायर और क्यूब स्क्वायर प्लस 1 हो गया। अगर यहाँ पर हम m रख दें, ठीक है, तो ये 9m प्लस 1 के रूप में आ जाएगा, जहाँ m बराबर हम रख देते हैं 3 क्यूब प्लस 3 क्यूब का स्क्वायर प्लस क्यूब का स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो हमने साबित कर दिया कि ये 9m प्लस 1 के रूप में भी होता है, 9m प्लस 1 के रूप में। अब एक हम इसी में हम कर लेते हैं कि इसको हम मिटा देते हैं। अब हम इसको ले लेते हैं, एक 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब। अगर इसका क्यूब करते हैं तो देखिए ये भी वैसे ही होगा, 3 क्यूब का होल क्यूब प्लस 3 क्यूब का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 क्यूब इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 के पावर 3। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 27 क्यूब प्लस 27 क्यूब स्क्वायर, नहीं 27 2 जा 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा ये 36 क्यूब प्लस 8। अब हमें किस रूप में लाना है? इस रूप में लाना है। तो यहाँ से हम इसमें से तीनों में से 9 को अगर कॉमन ले लें तो 9 को कॉमन ले लें न 30 27, फिर 6 मरतबे ये जाएगा, न 6 54 होता है और न चौका 36 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 8। अब यहाँ पर अगर m हम रख दें तो देखिए ध्यान से कि ये हमारे पास 9 यहाँ m प्लस 8 के रूप में आ जाएगा, जहाँ m बराबर क्या होगा 3 क्यूब के पावर क्यूब 6 क्यूब स्क्वायर 4 क्यूब। देखिए यही हमें दर्शाना था, जिसको मैंने सबको इसको और इसको तीनों को हमने दिखा दिया, जो कि 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में यहाँ पर ज्ञात है। अब हम लोग फिर नेक्स्ट इसका एक्सरसाइज नेक्स्ट डे देखेंगे।